सही है। ओके, गुड आफ्टरनून बच्चों। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर को ख़त्म करने के बाद आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ हैं और इस नए चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम। ओके, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है और ये अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चन को समेट के रखता है और बहुत बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। कुछ लोग प्लांट किंगडम नाम के चैप्टर को सोचते हैं कि रटने का चैप्टर है, एल्गी, ब्रायो, टेडो, जिम्नो, एंजियो सब रट डालेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि इस चैप्टर में रटना नहीं है, इसमें बहुत कॉन्सेप्चुअल बातें, बहुत सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है और जो लोग भी उन कॉन्सेप्ट को पकड़ लेंगे तो एनसीईआरटी में जितनी भी टॉपिक दिए गए हैं, एनसीईआरटी में जितनी बातें दी गई, उन बातों के हिसाब से आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन निकालने में। इसकी मेरे को गारंटी, मैं गारंटी ले रहा हूं जो एनसीईआरटी में। बाकी प्लांट किंगडम इज सो मच वास्ट, लेकिन एनसीईआरटी में लिखी गई जितनी भी पॉइंट है उन पॉइंट को अगर आपको क्लियर करना है तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी तक आपने लिविंग वर्ड जैसा चैप्टर पढ़ा, जो कई बार लोग बोलते थे कि सर बोरिंग है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जैसा चैप्टर पढ़ा जिसमें आपने कॉन्सेप्ट देखे, और आज मैं तुमसे कह रहा हूं कि प्लांट किंगडम मेरे साथ पढ़ो और प्लांट किंगडम में पेशेंस बनाए रखना, क्योंकि पेशेंस नहीं हुआ तो मामला बहुत मुश्किल में जाएगा। बच्चों को लगता है ऊब आ रही है, बड़ा परेशानी है। आप देखेंगे कितने आसान आसान से टॉपिक आपको समझ में आएंगे। देखिए, प्लांट किंगडम की भी शुरुआत भी मैं बिल्कुल उसी तरीके से चालू करता हूं जैसे मैंने बाकी किंगडम देखे थे। बाकी किंगडम में हम लोगों ने विटेकर्स की क्लासिफिकेशन को बेसिक में लिया था कि भाई विटेकर साहब ने क्या कहा, और विटेकर साहब ने कहा कि दुनिया में 5 किंगडम है। एक है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांट, पांचवा है एनिमल। और विटेकर साहब ने बोला कि मोनेरा और प्रोटिस्टा दे आर यूनिसेलुलर, ये एक कोशिकीय हैं। फंजाई, प्लांट एंड एनिमल दे आर मल्टीसेलुलर, ये बहुकोशिकीय है। ये विटेकर का क्लासिफिकेशन है। लेकिन अगर आप लीनियस के क्लासिफिकेशन को ध्यान में रखें तो लीनियस के क्लासिफिकेशन में भी 2 किंगडम थे। एक था प्लांट किंगडम और एक था एनिमल किंगडम। लीनियस का भी प्लांट किंगडम है और विटेकर का भी प्लांट किंगडम है। अब आप देखेंगे कि जो विटेकर का प्लांट किंगडम है वो एक्सक्लूसिव मल्टी सेलुलर है, जबकि लीनियस के प्लांट किंगडम में बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, एल्गी है, फंजाई है एंड बाकी हाइयर प्लांट्स हैं। तो अब आप देख रहे हो कि जो लीनियस का प्लांट किंगडम है वो यूनिसेलुलर भी है, मल्टी सेलुलर भी है, यूकैरियोटिक भी है, प्रोकैरियोटिक भी है, ऑटोट्रॉपिक भी है, हेट्रोट्रॉपिक भी है। लेकिन विटेकर साहब का प्लांट किंगडम ऐसा नहीं। विटेकर साहब के प्लांट किंगडम से बैक्टीरिया को निकालकर बाहर कर दिया गया, बैक्टीरिया को निकालकर पहुंचा दिया गया मोनेरा में। विटेकर साहब के प्लांट किंगडम से, यानी विटेकर साहब के प्लांट किंगडम में बेटा बैक्टीरिया नहीं है, ना तो साइनोबैक्टीरिया, ना तो बेटा विटेकर साहब के प्लांट किंगडम में यूनिसेलुलर एल्गी है। यूनिसेलुलर एल्गी पहुंचा दिए गए प्रोटिस्टा में।
और ना तो विटेकर साहब के किंगडम में फंजाई है, फंजाई का एक अलग किंगडम बताया गया, तो ना तो बैक्टीरिया है, ना तो साइनोबैक्टीरिया है, ना तो यूनिसेलुलर एल्गी है, ना तो फंजाई। तो फिर भाई विटेकर साहब के प्लांट किंगडम में कौन कौन बचा? सर मल्टी सेलुलर एल्गी हैं और इसके अलावा हाइयर प्लांट है। इसका मतलब जब विटेकर का प्लांट किंगडम बात करता हूं तो मैं रियल प्लांट किंगडम की बात कर रहा हूं, उस प्लांट किंगडम की बात कर रहा हूं जो मैं इस चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूं। यानी अगर मैं प्लांट किंगडम की बात करने लगूं विटेकर साहब के प्लांट किंगडम की, तो मैं क्या फीचर बताऊंगा? द प्लांट किंगडम मेंबर्स आर मल्टी सेलुलर, दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, they are multicellular eukaryotic autotropic। ऑटोट्रोपिक इसका मतलब इन्हें फोटोसिंथेसिस करनी है, ऑटोट्रोपिक का मतलब फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रोपिक फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रोपिक है, फोटोसिंथेटिक है, आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, ऑटोट्रोपिक है, फोटोसिंथेटिक है, और इनमें कुल मिलाकर के 5 लोग हैं और उन 5 लोगों के नाम याद रखना पड़ेगा। नंबर 1 एल्गी, वो भी सारे एल्गी नहीं, केवल मल्टी सेलुलर। इसके अलावा हायर प्लांट, फंजाई नहीं है, एल्गी के अलावा दूसरा मेंबर अगर इनमें है तो है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के अलावा इसमें कोई प्रेजेंट है तो है वो है टेरिडोफाइटा, याद रखना, दीज आर टेरिडोफाइटा। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और इसके अलावा एंजियोस्पर्म। अगर मैं प्लांट किंगडम की बात करूं कि बताइए विटेकर के प्लांट किंगडम में कौन कौन से 5 लोग होंगे, तो आपके सामने ये बात आनी चाहिए कि विटेकर के प्लांट किंगडम में होंगे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। याद रहेगा? अब आपको याद रखना पड़ेगा कि लीनियस के प्लांट किंगडम के जो बैक्टीरिया थे वो निकाल के बाहर कर दिए गए, वो आजकल प्लांट किंगडम में नहीं है। यूनिसेलुलर एल्गी निकाल के बाहर कर दिए गए, प्रोटिस्टा में भेज दिए गए। इसके अलावा हमको मालूम चलेगा फंजाई को निकालकर अलग किंगडम बना दिया गया। तो आज जो प्लांट किंगडम हमारे पास है वो एल्गी, ब्रायो, टेडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। द प्लांट किंगडम, दे आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रोपिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर लोग हैं और कुल मिलाकर के 5 ऐसे लोग हैं जो इस किंगडम में आएंगे। इनमें से एक है एल्गी, वो भी कौन सा एल्गी? मल्टीसेलुलर। दूसरे कौन है? ब्रायोफाइटा। तीसरे कौन है? टेरिडोफाइटा। चौथे कौन है? जिम्नोस्पर्म। और 5वें कौन है? एंजियोस्पर्म। अब एक बार मैं आपसे फिर कहूंगा कि इन प्लांट किंगडम के 5 लोगों को लिखो। तो जब आप प्लांट किंगडम, वो भी विटेकर्स के प्लांट किंगडम के बारे में दोबारा लिखते हैं तो आप बोलते हो देयर आर 5 ग्रुप्स इन द प्लांट किंगडम। मैं बोलता हूं 1 इज एल्गी, और एल्गी में भी सर जी मल्टी सेलुलर एल्गी, नॉट अदर एल्गी। इसके अलावा ब्रायोफाइटा, थैंक यू वेरी मच, आपने पहले भी लिखा है, दोबारा लिख रहे हैं, अच्छी बात है। ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा। आपको लग रहा होगा दोबारा मैं क्यों लिख रहा हूं, पहले लिख चुका हूं, इसका एक रीजन है, वो अभी आपको पता चलेगा। टेरिडोफाइटा के बाद आएगा जिम्नोस्पर्म, ये रहा जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के बाद एक छोटा सा पोर्शन आएगा एंजियोस्पर्म। चलिए, तो हमारे पास 5 लोग हो गए, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब एक बात आपको यहां पर याद रखनी है कि इन 5 में से ये जो 4 हैं, ये प्लांट तो भले हैं लेकिन ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। अगर कभी कोई तुमसे ये कहता मिल जाए कि एल्गी में फ्लावर निकलते हैं तो आप बुरा मान जाइए, बिल्कुल मान जाइए, बोले बेवकूफ बनाते हो, फ्लावरिंग प्लांट नहीं है ये, नॉन फ्लावरिंग। ना एल्गी में फ्लावर, ना ब्रायो में फ्लावर, ना टेरिडो में फ्लावर, ना जिम्नो में फ्लावर। इस दुनिया में एंजियोस्पर्म अकेला है जो कि फ्लावरिंग प्लांट है। इट इज फ्लावरिंग प्लांट।
तो याद रखना, जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि प्लांट किंगडम में 5 लोग कौन कौन से हैं, तो वो आपके सामने ये होने चाहिए: एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। और इनमें से 4 हैं नॉन फ्लावरिंग, जिनमें से एल्गी, ब्रायो, टेरिडो और जिम्नो, दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट। और एंजियोस्पर्म इज अ फ्लावरिंग प्लांट। अब मैं आपको एक एक चीज बताता चला जाऊं कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट के अपने क्लासिफिकेशन है, वो अलग है, वो प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन से अलग है। और फ्लावरिंग प्लांट के अपने क्लासिफिकेशन है, ये वो भी बाकी प्लांट किंगडम से अलग है। तो याद रखना, प्लांट किंगडम एक अलग क्लासिफिकेशन है, और उन प्लांट किंगडम में फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग एक अलग क्लासिफिकेशन। फिर से, प्लांट किंगडम इटसेल्फ इज अनदर क्लासिफिकेशन विच है 5 ग्रुप्स, और उनके अंदर नॉन फ्लावरिंग और फ्लावरिंग के क्लासिफिकेशन अलग है। तो रूल तो ये होना चाहिए कि मुझे एक एक करके सारे क्लासिफिकेशन पढ़ाने चाहिए, पहले एल्गी, फिर ब्रायो, फिर टेरिडो, फिर जिम्नो, फिर एंजियो। पर मैं एक्चुअली एनसीईआरटी वे से चलता हूं। एनसीईआरटी ने इन चारों के क्लासिफिकेशन पढ़ाने के पहले एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? एंजियोस्पर्मिक क्लासिफिकेशन। तो आइए हम लोग एंजियोस्पर्मिक के मोड ऑफ क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं इसे मिटाता हूं। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, इन्हें नॉन फ्लावरिंग बोलेंगे, इनका अपना क्लासिफिकेशन है। और इसके बाद एक और ग्रुप है, दैट इज नोन एज एंजियोस्पर्म, दैट इज नोन एज फ्लावरिंग प्लांट। तो हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, और द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट या फिर एंजियोस्पर्म। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, चाहो तो आप रुक करके 2 बार सुन लो, क्योंकि कई बार चीजें आप कैरीड अवे हो जाते हो, और जो कैरीड अवे हो जाते हो तो आप समझ नहीं पाते कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अब जो क्लासिफिकेशन में लिखने जा रहा हूं, इट नॉट फॉलोड बाय ऑल प्लांट। नो, ये सारे प्लांट के द्वारा फॉलो नहीं किया जाता। इट इज फॉलोड बाय ओनली बाय एंजियोस्पर्म। तो ये जो क्लासिफिकेशन में लिखने जा रहा हूं, ये केवल एंजियोस्पर्म पे लागू होगा, सारे प्लांट पे लागू नहीं होगा। एल्गी पे लागू नहीं, ब्रायो पे, टेरिडो पे, जिम्नो पे नहीं, केवल किस पे लगेगा? एंजियोस्पर्म में। तो भाई एंजियोस्पर्म का एक पहले एक रे डायग्राम, एक नॉर्मल डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। तो याद रखना, किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 3 वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होते हैं, जिनमें से एक स्ट्रक्चर का नाम है रूट, दूसरे स्ट्रक्चर का नाम है स्टेम, और तीसरे स्ट्रक्चर का नाम है लीफ। रूट, स्टेम एंड लीफ। ओके। इसके अलावा इनमें पाए जाते हैं फ्लावर। ओके, दीज आर नोन एज फ्लावर। थोड़ा टाइम लगेगा वैसे तो बनाने में, और कुछ नहीं। इसके अलावा फ्रूट, और इसके अंदर प्रेजेंट है सीड। एक लाइन खींच देते हैं। इनमें से जो रूट, स्टेम, लीफ है, ये 3 स्ट्रक्चर हैं, दीज आर नोन एज वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स। तो जब मैं आपसे बोलूंगा कि एंजियोस्पर्म के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कौन कौन है, तो आप मुझे बोलोगे सर रूट है, स्टेम है, लीफ है। और जब मैं आपसे बोलूंगा कि एंजियोस्पर्म के रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, तो आप मुझे बोलोगे सर 3 है, एक तो फ्लावर है, एक तो फ्रूट है, और एक तो सीड है। सो जब आप किसी भी एंजियोस्पर्म को 2 पार्ट में बांट लेते हो, एक पार्ट तो आप वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स और दूसरे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में बांट लेते हो, तब आपके सामने आ जाता है कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। ये बड़ी बड़ी मॉर्फोलॉजी है, द ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। और ये ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, इट इज वेरी मच इसेंशियल फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई करने के लिए देयर आर 3 ओल्ड टैक्सोनॉमिक वेज एंड 3 न्यू टैक्सोनॉमिक वेज। तो याद रखना, इनमें से 3 सिस्टम पुराने सिस्टम है और 3 नए सिस्टम है जो एनसीईआरटी में दिए गए। इनमें से पहला सिस्टम है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सॉरी,
आई एम सॉरी, पहला सिस्टम है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मैं एक एक करके सारे पढ़ाऊंगा। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, थैंक यू वेरी मच। पहला सिस्टम है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फर्स्ट। दूसरा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, थैंक यू वेरी मच। तीसरा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये तीनों तरीके पुराने तरीके। अगर मैं बोलूं कि एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई करने के लिए तीन पुराने सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, इसके अलावा तीन नए तरीके भी हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं नियो सिस्टमैटिक्स। ऐसी सिस्टमैटिक्स जिसमें नए तरीके हम लोग अपना रहे हैं। उनमें से एक है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ओके। एक है साइटोटैक्सोनॉमी, और एक है कीमोटैक्सोनॉमी। अब आप कहेंगे कि मैं आपने लिख दिया, पढ़ाया नहीं। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि मैं ये तुमको फिर से बता देना चाह रहा हूं कि बाकी सिस्टमैटिक, न्यू सिस्टमैटिक्स तो चाहे कुछ भी हो, लेकिन ओल्ड सिस्टमैटिक के ये तीन बेसिस, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक, ये तीनों सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दे आर एप्लीकेबल ओनली इन एंजियोस्पर्म, नॉट इन ऑल प्लांट्स। जबकि प्लांट का अगर मैं बोलना चाहूं तो प्लांट बहुत सारे हैं। एल्गी भी है, ब्रायो भी है, टेरिडो भी है, जिम्नो भी है, एनजीओ भी है। इसका मतलब एनजीओ को छोड़कर बाकी सब में ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉलो नहीं होगा। एल्गी को नेचुरल और आर्टिफिशियल सिस्टम से क्लासिफाई नहीं किया जा सकता। तो फिर से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मैं प्लांट किंगडम में 5 ग्रुप में से पांचवा ग्रुप, पहला ग्रुप नहीं, पहला तो एल्गी है, पांचवा ग्रुप आपको क्लासिफिकेशन सिखाने आ रहा हूं। और पांचवा ग्रुप है एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई करने के लिए देयर आर 6 वेज: artificial system of classification, natural system of classification, phylogenetic system of classification, numerical taxonomy, cytotaxonomy and chemotaxonomy। ओके, तो एक बार इसको रिवाइज करते आगे बढ़ते। चलो, प्लांट किंगडम में हम लोग फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई करने जा रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म को देखने के लिए हमें देखेंगे उसमें रूट होती है, स्टेम होता है और लीफ होता है। रूट, स्टेम, लीफ जो होते हैं ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है। फ्लावर, फ्रूट और सीड जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। याद रखना, मॉर्फोलॉजी, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी की बेसिस बहुत जरूरत पड़ेगी जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे। और टोटल 6 तरीके से हम लोग एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई करके दिखाएंगे। वन इज नोन एज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और 3 और तरीके हैं जो नए तरीके हैं, जिनमें से एक है यस न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, दूसरा है साइटोटैक्सोनॉमी, तीसरा है कीमोटैक्सोनॉमी। और ऐसे करके हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यस, एंजियोस्पर्मिक क्लासिफिकेशन में भी फिर से पहले लिख दे रहा हूं, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, ये प्लांट का क्लासिफिकेशन नहीं है, ये प्लांट में भी बड़ा स्पेशल क्लासिफिकेशन है, दैट इज नोन एंजियोस्पर्मिक क्लासिफिकेशन। एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्लासिफिकेशन है, तो मैं एंजियोस्पर्मिक क्लासिफिकेशन में भी जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जब भी हम लोग आर्टिफिशियल शब्द यूज करते हैं, आर्टिफिशियल वर्ड जब भी यूज करते हैं, तो हम लोग अगेंस्ट नेचर यूज करते हैं। मैं बोलूं जो चीज भी नेचर के अगेंस्ट हो दैट इज आर्टिफिशियल।
आपने बोला नेचुरल फ्लावर, आर्टिफिशियल फ्लावर। तो मैं कई बार सोचता हूं इसका नाम आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन क्यों रखा गया, क्यों रखा गया, मैं ये सोचने की कोशिश करता हूं। ओके, हेलो, हाँ बेटा मैं क्लास में हूँ। हो गया, वो काम हो गया, ठीक है, ओके। तो सॉरी, इट वाज अ फोन, सॉरी, घर का फोन था। सो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो अगेंस्ट नेचर हो, नेचर के अगेंस्ट हो, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज अगेंस्ट नेचर, जो नेचुरल चीजें हैं उसका विरोध करने वाला, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल। अब मैं कहूं नेचर ने हमें सब कुछ दिया है, अगर मैं बोलूं कि नेचर ने हमें मॉर्फोलॉजी दी है, नेचर ने हमें एनाटॉमी दी है, नेचर ने हमें फाइटोकेमिस्ट्री दी है यानी केमिकल केमिस्ट्री दी है, नेचर ने हमें एम्ब्रियोलॉजी दी है, नेचर ने हमें फाइलोजेनी दी है, यानी ये नेचर ही है जो मेरा मॉर्फोलॉजी है, ये नेचर ही है कि मेरी बेटा एनाटॉमी भी है, ये नेचर ही है कि मेरी एक एम्ब्रियोलॉजिक हिस्ट्री है, ये नेचर ही है कि मेरी एक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, ये नेचर ही है कि मेरे ग्रॉस स्ट्रक्चर है, फाइन स्ट्रक्चर है, सारे स्ट्रक्चर है, सब कुछ नेचर ही है। इसकी नेचर, उसकी सेल चले जाओ वो भी नेचर, मेरी फाइलोजेनी मेरा नेचर। तो अगर सारे सिस्टम मिला करके बेटा क्लासिफिकेशन सिस्टम सब पे डिपेंड करता, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी, फाइलोजेनी, सब पर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिपेंड करता, तो वो नेचुरल होता। वो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो सारे करेक्टर पर डिपेंड करता या ज्यादा से ज्यादा करेक्टर पर डिपेंड करता, वो नेचुरल होता। तब हम नेचर की मान रहे होते, और हमने नेचर की नहीं मानी। हमने कहा हम अपना क्लासिफिकेशन केवल और केवल मॉर्फोलॉजी की बेसिस पर करेंगे। तो क्या ईश्वर ने हमें केवल मॉर्फोलॉजी दी है? नहीं, ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सब कुछ। लेकिन दुनिया भर के कुछ साइंटिस्ट हैं जो प्लांट का, लादर एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन केवल ग्रॉस मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे कर रहा है, केवल ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। हमें मॉर्फोलॉजी से मतलब है, दैट्स इट। अब ग्रॉस मॉर्फोलॉजी मैंने पहले ही बना दी थी, एक बार फिर से बना दे रहा हूं। आपको मालूम है ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में ये रहा रूट, ये रहा स्टेम, ये रही लीफ, इसके अलावा आपको मालूम है सर फ्लावर होगा, इसके अलावा सर फ्रूट होगा और सीड होगा। ऊपर वाले रिप्रोडक्टिव करेक्टर और नीचे वाले वेजिटेटिव करेक्टर। अब मैं वापस लेटता हूं, व्हाट इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? द सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, केवल ग्रॉस मॉर्फोलॉजी पर डिपेंड कर रहा। यानी आर्टिफिशियल सिस्टम में हम एनाटॉमी की बात नहीं करेंगे, एम्ब्रियोलॉजी की बात नहीं करेंगे, हम फाइटोकेमिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, हम केवल और केवल ग्रॉस मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे। और ग्रॉस मॉर्फोलॉजी की में भी फ्यू करेक्टर, केवल कुछ करेक्टर लेंगे। When the classification of the angiosperm depend upon gross morphology and few character, फिर से, when the system of classification depend upon gross morphology of plant and upon only few character, बहुत सारे करेक्टर नहीं, एक या दो करेक्टर पर डिपेंड कर रहा क्लासिफिकेशन, and these few character are from gross morphology, either from vegetative, या तो वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होंगे और या तो वो बेटा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो। अगर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होंगे तो वो होंगे रूट, स्टेम, लीफ, और अगर वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होंगे तो फ्लावर, फ्रूट, सीड। अब एक साइंटिस्ट हुए हैं लीनियस, साइंटिस्ट हुए हैं लीनियस, ध्यान सुनना, लीनियस, लीनियस ने पूरे एंजियोस्पर्म को एंड्रूसियम की बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया, एंड्रूसियम। और एंड्रूसियम इज द पार्ट ऑफ फ्लावर,
और अगर वो फ्लावर का पार्ट है तो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर का पार्ट है। इसका मतलब लीनियस ने पूरे के पूरे एंजियोस्पर्म को एंड्रूसियम की बेसिस पर कर क्लासिफाई कर दिया। एक कैरेक्टर, मैंने पहले बोला था फ्यू कैरेक्टर, 1 और 2। अब लीनियस के दिमाग में था कि एंड्रूसियम की बेसिस पे मैं क्लासिफाई करूंगा, जिसके पास एक एंड्रूसियम मोनोएंट्रिया, जिसके पास दो एंड्रूसियम डायएंट्रिया, जिसके पास बहुत सारे एंड्रूसियम पॉलीएंड्रिया, सब जुड़े हुए तो सिनेंड्रस, अलग अलग तो पॉलीएंड्रस। एंड्रूसियम की बेसिस पर पूरा एंजियोस्पर्म क्लासिफाई कर दिया। तो अब बताओ, लीनियस ने जो अपना क्लासिफिकेशन किया वो क्या एनाटॉमी पर किया? नो। क्या एम्ब्रियोलॉजी पे किया? नो। क्या ग्रॉस मॉर्फोलॉजी पे किया? यस। और ग्रॉस मॉर्फोलॉजी पर भी सारे करेक्टर पर कि फ्यू करेक्टर पर? फ्यू करेक्टर पर। और फ्यू करेक्टर में भी किस करेक्टर पर? लीनियस ने अपना क्लासिफिकेशन एंड्रूसियम की बेसिस पे कर दिया। इसलिए लीनियस के क्लासिफिकेशन को हम लोग आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को, आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन का जनक मानते हैं। लीनियस इज द, लीनियस को हम लोग बोलते हैं कि ही गेव द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर आप इस छोटी सी बात को नहीं समझ पा रहे तो आपको इतना कंफ्यूजन होने वाला है कि आप कहोगे सर नहीं आया। पहली बात ध्यान से सुन लो, मैंने आपको ये जो क्लासिफिकेशन पढ़ाने चालू किए हैं ये सारे प्लांट ग्रुप पे लागू नहीं होते। वन थिंग, ये एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो पे लागू नहीं होते, ये एंजियोस्पर्म पे लागू होते। और एंजियोस्पर्म में भी मैंने दो तरीके के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बताए, रूट, स्टेम, लीफ दे आर वेजिटेटिव, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड दे आर रिप्रोडक्टिव। ओके। और हमने बोला एंजियोस्पर्म में खाली मॉर्फोलॉजी नहीं है, मॉर्फोलॉजी के साथ साथ एनाटॉमी भी है, एम्ब्रियोलॉजी भी है, फाइटोकेमिस्ट्री भी है, बहुत सारे कैरेक्टर है। नेचर ने हमें लाखों कैरेक्टर से नवाजा है। और किसी साइंटिस्ट का दिमाग चल गया, उन्होंने कहा हम नेचर की बात नहीं मानेंगे, हर कैरेक्टर की बेसिस पे क्लासिफाई नहीं करेंगे, हम तो केवल मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। तो बताओ नेचर की चल रही है कि ह्यूमन की? ह्यूमन की। और ह्यूमन की चल रही तो वो सिस्टम कैसा होगा? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल सिस्टम में हम कोई आर्टिफिशियल प्लांट क्लासिफाई नहीं कर रहे, क्लासिफाई कर रहे रियल प्लांट। लेकिन हम आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन में ग्रॉस मॉर्फोलॉजी केवल ले रहे हैं, एनाटॉमी नहीं ले रहे। और ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में फ्यू कैरेक्टर ले रहे हैं, और फ्यू कैरेक्टर या तो वो वेजिटेटिव से होंगे या तो वो रिप्रोडक्टिव से होंगे। जैसे मुझसे कोई बोल दे कि सर अरिस्टोटल आपको याद है, मैं बोलूंगा हाँ, तो बोलो सर अरिस्टोटल ने सर आपका क्लासिफिकेशन किया था स्टेम की बेसिस पर, तो बोलेंगे हाँ केवल स्टेम की बेसिस पर क्लासिफाई कर दिया। तो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी की बेसिस ली थी। हरा स्टेम तो हर्बेसियस, बुशी स्टेम तो हर्ब के बाद श्रब, और अगर ट्री वाला हो गया तो ट्री जैसा। तो हमने कहा हाँ उनका भी सिस्टम कुछ कुछ आर्टिफिशियल लग रहा है। यस, लग रहा है, क्योंकि वो भी ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के एक कैरेक्टर पर डिपेंडेंट। इतनी सारी कहानी सुनने के बाद अगर मैं पूछूं व्हाट इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आप क्या बताओगे? जरा मुझे बताओ। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिपेंड अपॉन द ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, ऊपर ऊपर की बड़ी बड़ी मॉर्फोलॉजी पे डिपेंड करता है। और ग्रॉस मॉर्फोलॉजी की ऑल करेक्टर की फ्यू करेक्टर में या तो एक या दो करेक्टर, ये करेक्टर या तो वेजिटेटिव होंगे या तो रिप्रोडक्टिव होंगे। जिसमें से लीनियस ने जो करेक्टर लिया था वो क्या था? एंड्रूसियम। और उन्होंने एंड्रूसियम की बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया था। ओके। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने वेजिटेटिव करेक्टर लेकर भी क्लासिफाई किया। खैर, लीनियस को आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन का जनक माना जाता है, और माना जाता है कि लीनियस ने ही आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन की बात कही। अब आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन एक फेल क्लासिफिकेशन है, बहुत ज्यादा नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया उसका कारण सुनो। पहला कारण, व्हाट वाज द लिमिटेशन? आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन की क्या मजबूरियां हैं, क्या लिमिटेशन है, सुनने की कोशिश करो। पहली बात, इट टेक्स फ्यू करेक्टर, इसमें केवल कुछ करेक्टर्स लिए जाते हैं, इसमें केवल कुछ ही करेक्टर कंसीडरेशन किए जाते हैं, टेक्स फ्यू करेक्टर्स। ओके। दूसरा पॉइंट, इट गिव्स इक्वल वेटेज, ये इक्वल वेटेज देता है, इक्वल वेटेज देता है वेजिटेटिव को भी, और उतना ही वेटेज देता है रिप्रोडक्टिव को। इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। पर हमें मालूम है
दुनिया में रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जो हैं दे आर मोर कंजर्व, ये ज्यादा कंजर्व है, और वेजिटेटिव कैरेक्टर इजिली इफेक्टेड है, इन्हें जल्दी से इफेक्ट किया जा सकता है, अफेक्ट किया जा सकता है, इन पर एनवायरमेंट का इफेक्ट ज्यादा पड़ सकता है। तो आप समझ लो, हम यहां पर वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव को इक्वल वेटेज दे रहे हैं, ये इक्वल वेटेज नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इक्वल वेटेज होना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर जल्दी से इफेक्ट हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर काफी कंजर्व रहते हैं। तो ये सिस्टम फेल होने लगा। दूसरा, इस सिस्टम क्लासिफिकेशन में पास की स्पीसीज सेपरेट होकर दूर चली गई। अब आप कहोगे ये नहीं समझ में आया। मान लो दो स्पीसीज पास पास की है, एकदम साथ साथ की स्पीसीज है, और एक के पास 1 एंड्रूसियम है और एक के पास 10 एंड्रूसियम है। पक्का? तो अब अगर मैंने एंड्रूसियम की बेसिस पे क्लासिफाई किया, दोनों स्पीसीज पास की थी, दोनों एक साथ रहनी चाहिए, लेकिन अगर मैंने एंड्रूसियम की बेसिस पे क्लासिफाई किया तो एक मोनोएंड्रिया में चला गया, एक पॉलीएंड्रिया में चला गया। इसका मतलब दोनों पास पास हो गए कि अलग हो गई? अलग हो गई। इसका मतलब है, पहला पॉइंट ये है कि इसमें केवल फ्यू कैरेक्टर लिए गए। दूसरा पॉइंट ये है कि इक्वल वेटेज दिया गया वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को, जो कि नहीं दिया जाना चाहिए था। तीसरी बात याद रखना, it separated closely related species. It separated closely related species. इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो पास पास की क्लोज स्पीसीज थी वो सेपरेट हो गई, और इस वजह से आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट वाज नॉट अ गुड क्लासिफिकेशन, इट गेट फेल्ड, ये फेल हो गया। और इसके बाद एक दूसरा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फेल तो शब्द नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोला जाएगा फेल? फेल शब्द के लिए मुझे माफ करिएगा। क्लासिफिकेशन हमेशा ट्राई किए जाते हैं। अगर मैं बोलूं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी वो फेल थी, तो फेल नहीं थी। उसके पहले न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल फेल था, तो फेल नहीं था। हमेशा याद रखना, लिमिटेशंस होती हैं जिन्हें सुधारी जाती हैं। तो आओ हम लोग आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को एक एक करके खत्म करते हैं। पहला पॉइंट, आर्टिफिशियल का मतलब है जब आप नेचर के अगेंस्ट कोई काम करो, और नेचर हमें एक करेक्टर देती है कि मैनी, और हम मैनी करेक्टर के बजाय एक करेक्टर चूज कर लें, मैनी करेक्टर के बजाय एक करेक्टर चूज कर लें, तो हम नेचर की बात मान रहे कि नहीं मान रहे? नहीं मान रहे। तो हुआ ये कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था, इट डिपेंड अपॉन ग्रॉस मॉर्फोलॉजी ओनली। तो क्या हमें नेचर ने केवल मॉर्फोलॉजी दी? नहीं, हमें एनाटॉमी भी दी, एम्ब्रियोलॉजी भी दी। हमने केवल किसके पीछे पड़ गए? हम मॉर्फोलॉजी की। इस वजह से ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बेटा लिमिटेड हो गया। इसके अलावा मॉर्फोलॉजी में भी सारी मॉर्फोलॉजी लिखी बेटा फ्यू करेक्टर, और वो फ्यू करेक्टर या तो वेजिटेटिव से थे या तो रिप्रोडक्टिव से थे। जैसे लीनियस ने अपना क्लासिफिकेशन किसकी बेसिस पे किया? एंड्रूसियम की बेसिस पर किया, और इसीलिए लीनियस को आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का जनक मानते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को बेटा लिमिटेड किया गया, लिमिटेशन थी। पहला पॉइंट, इसमें कुछ करेक्टर ही लिए गए थे, जबकि ज्यादातर क्लासिफिकेशन सारे करेक्टर लेके चलते हैं। और जिसमें इक्वल वेजिटेज था, वेजिटेटिव करेक्टर और रिप्रोडक्टिव करेक्टर का, जो कि वैज्ञानिकों को ठीक नहीं लग रहा था। क्यों नहीं? अगर हम वेजिटेटिव करेक्टर और रिप्रोडक्टिव करेक्टर को इक्वल वेटेज देंगे तो ठीक नहीं, क्योंकि वेजिटेटिव करेक्टर जल्दी से इफेक्टेड हो जाते हैं, और जो रिप्रोडक्टिव करेक्टर होते हैं वो जल्दी अफेक्टेड नहीं होते। और तीसरा, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो थी वो इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सेपरेट हो गई। इसका मतलब इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऐसा है जिसमें पास पास के लोग दूर दूर चले जा रहे, ठीक नहीं। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आता है, इट इज नोन एज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। It is known as natural system of classification. और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में दो साइंटिस्ट का नाम बहुत लेते हैं। एक का नाम है बेंथम और दूसरे का नाम है हुकर।
सो बेंथम और हुकर ने इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन किया और इन्होंने कहा कि हमें एक या दो करेक्टर नहीं लेने चाहिए, हमें मैनी करेक्टर की बेसिस पर क्लासिफाई करना चाहिए। सो आप याद रखना, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन मैनी कैरेक्टर्स। This classification system depends upon many characters, and these many characters are not only from morphology, केवल morphology से नहीं है, these many characters are from natural affinity। ये जितने भी कैरेक्टर हैं ये नेचुरल एफिनिटी शो करते हैं, नेचर के साथ अपना अफेक्शन शो करते हैं। यानी ये केवल ग्रॉस मॉर्फोलॉजी से बेटा ये कैरेक्टर नहीं लिए गए हैं, नो, they are not taken only by the gross morphology, they follow natural affinity। natural affinity पे ये मॉर्फोलॉजी को फॉलो करते हैं, यानी ये कैरेक्टर मॉर्फोलॉजी से भी हो सकते हैं, ये एनाटॉमी से भी हो सकते हैं, ये ग्रॉस स्ट्रक्चर से भी कैरेक्टर हो सकते हैं, ग्रॉस स्ट्रक्चर से भी हो सकते हैं, ये कैरेक्टर बेटा फाइटोकेमिस्ट्री से भी हो सकते हैं। यानी जो भी बेटा हम लोगों ने क्लासिफिकेशन लिए हैं इसमें मैनी कैरेक्टर लिए, और मैनी कैरेक्टर सारे मॉर्फोलॉजी से नहीं है, दे मे बी फ्रॉम मॉर्फोलॉजी, फ्रॉम द एनाटॉमी, द ग्रॉस स्ट्रक्चर, फाइटोकेमिस्ट्री, इवन फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी से हो सकते हैं, एम्ब्रियोलॉजी से हो सकते हैं, इवन फ्रॉम दीज आर फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। तो यानी अब हम लोग जो प्लांट को क्लासिफाई कर रहे हैं केवल मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे करेक्टर ले रहे हैं, और सारे करेक्टर केवल मॉर्फोलॉजी से नहीं है, वो नेचुरल एफिनिटी से, मे बी फ्रॉम मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ग्रॉस स्ट्रक्चर, फाइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी एटसेट्रा। इसका मतलब नेचर ने हमें जो जो दिया है हम हर एक चीज कंसीडर कर रहे हैं, और अगर हम नेचर की बात को कंसीडर कर रहे हैं, अगर हम नेचर को कंसीडर कर रहे हैं तो ये क्लासिफिकेशन भले ह्यूमन दे रहा है लेकिन इट इज नियर टू नेचुरल कैरेक्टर, ये नेचुरल कैरेक्टर के बहुत नियर है, और इसीलिए हम लोग इस क्लासिफिकेशन को नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि नेचर खुद क्लासिफाई कर रही है, इसको भी साइंटिस्ट ही क्लासिफाई कर रहे हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम को भी बेटा साइंटिस्ट से क्लासिफाई कर रहे थे, लेकिन मेरा क्वेश्चन है आर्टिफिशियल सिस्टम का नाम आर्टिफिशियल क्यों है और इसका नाम नेचुरल क्यों है? आर्टिफिशियल सिस्टम में ह्यूमन ने केवल एक कैरेक्टर या दो कैरेक्टर लिए थे, वो भी सारे मॉर्फोलॉजी से लिए थे, और यहाँ पर नेचुरल एफिनिटी की बात की गई, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ग्रॉस स्ट्रक्चर, फाइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी, नेचर ने जो जो हमको दिया वो हमने समेटने की कोशिश की। सो हमारे सर थे वो पढ़ाते थे कि द क्लासिफिकेशन which depend upon few character it is artificial, the classification which depend upon many character it is natural system of classification। दो साइंटिस्ट के नाम, one is Bentham another one is Hooker, इन दोनों के नाम याद रखिएगा। जब ये क्लासिफिकेशन हो गया तो ये मोर एडवांस था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से। अब इसे फेल नहीं बोलेंगे, ये काफी चर्चा में रहा और बेंथम हुकर की बात को ज्यादा माना गया कि हाँ यार इनमें कुछ लिमिटेशंस कम है। अच्छा, इस नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन में भी एम्ब्रियोलॉजी की तो बात की गई थी, लेकिन फाइलोजेनी, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात नहीं की गई थी। तो फिर एक तीसरे तरीके का क्लासिफिकेशन आता है, द थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। एंड व्हाट इज फाइलोजेनेटिक? फाइलोजेनेटिक फाइलोजेनी नाम के टर्म से लिया गया, द फाइलोजेनी, एंड द फाइलोजेनी इज इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। फाइलोजेनी इज नथिंग बट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इवोल्यूशन के दौरान क्या क्या चेंजेस आए, और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में हम पाते हैं कॉमन एंसेस्टर।
कॉमन एंसेस्टर। जैसे जैसे अगर कल को मैं बोलूं कि आज के जो प्लांट्स हैं, मान लीजिए एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म के बाकी जितने भी ग्रुप हैं, मान लीजिए कि आपने मोनोकॉट एंड डाइकॉट माने, तो उनके कॉमन एंसेस्टर हुआ करते थे। अगर कॉमन एंसेस्टर हुआ करते थे तो हम लोग ट्रेस कर रहे हैं कि उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है। अब मैं प्लांट से इतर एक और बात करता हूं, अलग एक और बात करता हूं। जैसे मैं अपना इवोल्यूशन देखूं तो मेरा और मंकीज, यानी हम ह्यूमन और मंकीज के जो बेटा जो एंसेस्टर हैं वो कॉमन मिलेंगे पीछे जाकर। इसका मतलब हम लोग अपनी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बात कर रहे हैं। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में बोला जाता है, द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज द क्लासिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। याद रखिएगा, the phylogenetic system of classification depends upon evolutionary history, and in this system of classification we assume that organism of same group have common ancestor. एक ही ग्रुप के ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक ही ग्रुप का प्लांट, उसका एंसेस्टर कॉमन है, पीछे एक ही जैसा एंसेस्टर है, और इस तरीके का क्लासिफिकेशन कहलाया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। और इस फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के लिए दो साइंटिस्ट के ग्रुप का नाम है, देखना, एक है बेटा एगलर एंड प्रेंटल। ये एनसीईआरटी में नहीं है तो इसलिए आप लिख लेंगे, एगलर एंड प्रेंटल। ये एक बेटा ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है। इन्होंने भी फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया। और दूसरे एक है हचिंसन। हचिंसन ने भी बेटा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में आइडिया दिया। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एक अलग तरीके का क्लासिफिकेशन है। इसमें मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी से ज्यादा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हम लोग ध्यान में रखकर क्लासिफिकेशन करते हैं। सो वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो जब हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बेसिस पर, कॉमन एंसेस्ट्री की बेसिस पर क्लासिफिकेशन करें, तो ऐसे क्लासिफिकेशन को हम लोग फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है। अच्छा, एक बार रिवीजन करते जाइए, मैं मिटाता जा रहा हूं। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 1 और 2 कैरेक्टर, ओके, दैट आर फ्रॉम मॉर्फोलॉजी। Natural system of classification many character and from morphology, no, from natural affinity, बहुत सारे characters। And evolutionary system of classification is from evolutionary history, and this so says if the organism have common group, they have the common ancestor in past। अगर कोई भी ग्रुप में रहने वाले ऑर्गेनिज्म एक ही साथ रहें, एक ही साथ क्लासिफाई किए गए हैं, तो उनकी एंसेस्ट्री बेटा कॉमन है, यानी उनके पूर्वज, एंसेस्टर का मतलब पूर्वज, कॉमन है। तो ये तीन बड़ी बड़ी पुराने क्लासिफिकेशन, एक बार मेरे पास साथ बोलिए। नंबर 1 इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नंबर 2 नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नंबर 3 फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ इसके बाद प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए, एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई करने के लिए एक नया तरीका अपनाया गया, एंड दैट इज नोन एज नियो सिस्टमैटिक्स। नियो का मतलब ही होता है न्यू, very new way of classification, so we can say that is new way of classification। और ये न्यू वे ऑफ क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आया, एंड दैट वाज द न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी।
न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। तो अगर 3 वे वो मान ले तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को मैं चौथा वे मान लेता हूं। तो चौथा तरीका है दैट इज नोन एज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। मेरे टीचर जब मुझे पढ़ाते थे तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के बारे में बोलते थे द न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इज द टेक्सोनॉमी और द क्लासिफिकेशन। वो इतना लिखते थे, क्लासिफिकेशन बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड डेटाबेस। तो अब आप खुद सोचो, कंप्यूटर को आए कितना साल हो गया? क्या लीनियस के समय पर कंप्यूटर रहा होगा? नहीं रहा होगा। बेंथम होकर के समय पर कंप्यूटर रहा होगा? नहीं रहा होगा। तो कंप्यूटर चीज ही नहीं है, बहुत न्यू चीज है, बहुत नई चीज है। तो बाद के क्लासिफिकेशन जिनमें कंप्यूटर को इन्वॉल्व किया गया, ऐसा क्लासिफिकेशन यार बहुत नया क्लासिफिकेशन है और इसमें न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का नाम दिया गया। अब मेरा क्वेश्चन यह है कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में कंप्यूटर का उपयोग क्यों किया गया? क्या कारण है कि कंप्यूटर की जरूरत पड़ गई? क्यों बिना कंप्यूटर के टेक्सोनॉमी नहीं हो पाए? तो याद रखना, मैं कुछ लाइनें लिख रहा हूं, उनको ध्यान सुनना। इन दिस न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी वी टेक almost all observable character under consideration. What does that mean? जितने भी करेक्टर हमें ऑब्जर्व हो रहे हैं उनको हम सारे करेक्टर को एक साथ कंसीडर करने की कोशिश करते हैं। चलिए, ओके। सो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में हमें कंप्यूटर की क्यों जरूरत हुई, इस बात की बात हम लोग कर रहे थे। वाई वी नीड कंप्यूटर? तो ध्यान सुनना, इन न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी वी टेक almost all observable character under consideration। यानी हम जितने भी करेक्टर हमें दिखाई पड़ रहे हैं, ऑब्जर्व हो रहे हैं, उन सारे करेक्टर को हम लोग ऑब्जर्वेशन में लेकर के एक साथ डिस्कस करना चाहते हैं। अब ये एक बड़ा काम है। कैसे बड़ा काम है? ध्यान से देखो, मैं यहां लिख रहा हूं। मैंने कहा मुझे सर रूट दिख रही है, तो किसी ने कहा रूट दिख रही। रूट इटसेल्फ बहुत प्रकार की हैं। कुछ है टैप रूट, कुछ है एडवेंटिशियस रूट, कुछ है फाइब्रस रूट। तो रूट उठाए तो 3 रूट बड़ी बड़ी हो गई। टैप रूट में भी इनके मॉडिफिकेशन खैर आगे चलो। स्टेम लिया तो अब आपको स्टेम में ग्रीन स्टेम दिख रहा है, इसके अलावा बुशी स्टेम दिख रहा है, आपको वुडी स्टेम दिख रहा है। अभी खत्म नहीं हुआ, कुछ स्टेम क्रीपर दिख रहे, कुछ स्टेम इरेक्ट दिख रहे, सीधे दिख रहे। अब आपने लीफ उठाई तो लीफ में आपको दिख रहा है पिटियोल, आपको लीफ बेस दिख रहा है, आपको लेमाइना दिख रहा, आपको मिड रिब दिख रहा, आपको वेन्स दिख रही हैं। हे भगवान, देयर आर सो मैनी कैरेक्टर, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर यार, जिनको ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब आफत आने वाली है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कह रही है कि जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, मैं सबको एक साथ पढ़ना चाहता हूं। तो बोले पगला गया होगा, कोई एक आधा कैरेक्टर थोड़ी ना, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर आर ऑब्जर्वेबल। हजारों सैकड़ों कैरेक्टर है जिन्हें ऑब्जर्व किया जा सकता है। वो कैसे पॉसिबल है? ह्यूमन एक समय पर 10, 12, 15 कैरेक्टर दे सकता है, हजारों कैरेक्टर थोड़ी दे सकता है। तो बोलते हैं यस, फॉर दैट इसके लिए वी विल गिव कोड्स एंड नंबर टू द कैरेक्टर, कोड्स एंड नंबर टू द कैरेक्टर्स। हम कैरेक्टर को कैरेक्टर की तरह नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उन्हें कोड्स और नंबर की तरह पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल
मुझे लीफ पढ़ना है, तो मैंने लीफ को कोड दिया एल। कहीं पर अगर एल लिखा हुआ मन गया तो हमने माना एल का मतलब हो गया कोड्स फॉर लीफ। पर लीफ में तो सर लीफ बेस भी है, पिटियोल भी है, सर लेमाइना भी है। तो हमने कहा लीफ बेस को मैं बोलूंगा L1, पिटियोल को बोलूंगा L2, लेमाइना को बोलूंगा L3। फिर किसी ने बोला सर लेमाइना में वेन भी है और सर मिडरिप भी है, तो मैं बोलूंगा लेमाइना मतलब L3। तो L3 में मिडरिप का नाम होगा L3A और वेन का नाम होगा L3B। हे भगवान, तो अगर मैंने कहीं पर L3B लिखा हुआ है, इसका मतलब है मैं यहां पर लीव तो नहीं लिखा हूं। नो, मैंने यहां पर लीव तो बिल्कुल नहीं लिखा, मैंने यहां पर लिखा L3B। इसका मतलब लीव का तीसरे करेक्टर का बी पार्ट। इसका मतलब मैं करेक्टर पढ़ रहा हूं कि कोड्स पढ़ रहा हूं? कोड्स। और क्या पढ़ रहा हूं? नंबर्स। तो अगर मैं कोड्स और नंबर की बेसिस पर कोई क्लासिफिकेशन कर रहा हूं तो कोड्स और नंबर की बेसिस वाला क्लासिफिकेशन क्या कहलाएगा? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। अब आप कह रहे हो इतने सारे कोड्स, इतने सारे नंबर को आदमी तो याद रख नहीं सकता, तो कौन याद करे? तो बोलते हैं इन कोड्स और नंबर को याद रखने के लिए हमने बनाया हुआ है सॉफ्टवेयर, और इस सॉफ्टवेयर को हमने लोड किया हुआ है कंप्यूटर में, और इसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में हमने अपने कोड्स और नंबर बेटा डाले हैं, और कोड्स और नंबर डाल करके हमने एनालिसिस की है, और एनालिसिस करके एक समय पर सैकड़ों करेक्टर एक साथ पढ़े। सो इन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी हंड्रेड्स ऑफ करेक्टर, सैकड़ों करेक्टर्स, हंड्रेड्स ऑफ करेक्टर कैन बी एनालाइज एट अ टाइम। एक ही समय पर सैकड़ों करेक्टर पढ़े जा सकते हैं। और ऐसी टेक्सोनॉमी जिसमें हम लगभग सारे करेक्टर्स लें और उन सारे करेक्टर को कोड्स और नंबर की बेसिस पर क्लासिफाई करें, और उन कोड्स और नंबर को बेटा सॉफ्टवेयर में डालें और सॉफ्टवेयर में डालकर कंप्यूटर से एनालाइज कराएं, ऐसी टेक्सोनॉमी का नाम होगा न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। देखिए, जिन लोगों को इतनी सारी बातें नहीं याद रखनी है वो कुछ कुछ बातें याद रखें, मेरे साथ बोले। When the classification depend upon one or two character, it is artificial. When the classification depend upon many character from the natural affinity, is known as natural classification. And when the classification depend upon almost all observable character, when the classification depend upon almost all observable character, it is numerical taxonomy. फिर से बोलो, when the classification depend upon one or two character, it is artificial system of classification. When the classification system depend upon many character from the natural affinity, it is natural system of classification. एक में एक या दो, एक में many, और एक में लगभग सारे, almost all observable character under consideration, this is known as न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। और ऑल करेक्टर को एक बार एनालाइज करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये काम ह्यूमन की बजाय कौन करेगा? सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर। और कंप्यूटर में हम करेक्टर लिख करके सॉफ्टवेयर में डालेंगे? नहीं, हम करेक्टर को असाइन करेंगे, क्या? कोड्स एंड नंबर। और ये क्लासिफिकेशन कोड्स और नंबर की बेसिस पे होगा। तो कोड्स और नंबर की बेसिस पे क्लासिफाई करके एक समय में सैकड़ों करेक्टर को क्लासिफाई कर लेंगे, और इस तरीके की क्लासिफिकेशन का नाम है नियो सिस्टमैटिक्स। चलिए मेरे साथ पढ़िए, मैं एक एक करके। मेरा नियो सिस्टमैटिक क्या है? इट्स अ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में मैंने बोला क्लासिफिकेशन, अगर इतना भी याद है तो बहुत है। क्लासिफिकेशन बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड डाटाबेस। कंप्यूटर और डाटाबेस की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम लोग एक समय पर लगभग ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर देखना चाहते हैं, लगभग सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर देखना चाहते हैं। सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर एक आधे नहीं है, सैकड़ों हजारों हैं। तो इन सैकड़ों हजारों कैरेक्टर को हम क्या देना चाहते हैं? कोड्स एंड नंबर। और कोड्स और नंबर दे करके हम इन्हें कहाँ फीड करना चाहते हैं? कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में। और इनकी क्या करना चाहते हैं? एनालिसिस। अब बताओ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है? चलिए, आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन वन और टू करेक्टर, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मैनी करेक्टर। और अगर मैं बोलूं
ये न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, ऑलमोस्ट ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। और अब मैं बोलूं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में हम लोग एक्चुअली कैरेक्टर पढ़ रहे हैं कि कोड्स एंड नंबर, कोड्स एंड नंबर। और वो कोड्स एंड नंबर किसकी मदद से पढ़ रहे हैं? बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड डेटाबेस। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में ये लाइन जरूर ढूंढिएगा, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पहली लाइन, और दूसरा कोड्स एंड नंबर। ओके, तो नियो सिस्टमैटिक में अगला पॉइंट आता है, दैट इज फिफ्थ पॉइंट। चौथा के बाद पांचवा क्लासिफिकेशन है, इट इज नोन एज साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी, देखिए साइटो का मतलब ही होता है सेल, सेलुलर या फिर सेल, और रिलेटेड विद द सेल। और टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। Now, what is cytotaxonomy? The cytotaxonomy is a taxonomy which depends upon the classification, which depends upon the classification, which depends upon cellular structures. The classification which depends upon cellular structure. For example, the classification which depend upon number and structure of chromosome. अब पौधों को क्रोमोसोम के नंबर और उनके स्ट्रक्चर की बेसिस पे क्लासिफाई कर दी। किस पौधे में कितने क्रोमोसोम हैं, कैसे कैसे स्ट्रक्चर के क्रोमोसोम हैं, तो क्रोमोसोम के नंबर और स्ट्रक्चर की बेसिस पे क्लासिफाई कर दीजिए। इट इज नोन एज साइटोटैक्सोनॉमी। सो क्लासिफिकेशन विच डिपेंड्स अपॉन द सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर की बेसिस पे क्लासिफाई किए जाए, दोज क्लासिफिकेशन आर नोन एज, उन सारे क्लासिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। दैट इज दैट क्लासिफिकेशन डिपेंड अपॉन सेलुलर स्ट्रक्चर। पांचवा पॉइंट पढ़ लेने के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है द सिक्स्थ और द नियो सिस्टमैटिक का आखिरी क्लासिफिकेशन, दैट इज नोन एज, यस इसको समझने की कोशिश करिएगा, इट इज नोन एज कीमोटैक्सोनॉमी। तो आपको फिर से समझना पड़ेगा, कीमो का मतलब ही होता है केमिकल्स, और टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। The classification of the plants depend upon the phytochemical, phyto मतलब plant, chemical मतलब chemical, the classification which depends upon phytochemicals, वो क्लासिफिकेशन जो फाइटोकेमिकल्स पर डिपेंड करता है। आपको थोड़ा मजाक लगेगा, लेकिन मैं इसको समझाने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। चलिए, मैंने आपसे बोला मैंगो, आपने कहा ठीक है सर, इसका हिंदी में नाम है आम, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा चलो भाई आम तो आप समझ गए, बोटेनिकल नेम आपने कहा सर मैंगी फेरा इंडिका। मैंने कहा वेरी गुड, मैंगी फेरा इंडिका भी सही है। अब मैंने आपसे कहा दशहरी आम,
फिर मैंने आपसे कहा देसी आम, और अब आपसे मैंने कहा कि दोनों के नाम बताओ। आपने कहा दशहरी आम मैंगीफेरा इंडिका, आपने कहा देसी आम मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंने कहा अजीब पागल हो यार, दशहरी आम भी बेटा मैंगीफेरा इंडिका, देसी आम भी मैंगीफेरा इंडिका, इसका मतलब दोनों का स्वाद भी एक जैसा होना चाहिए। आपने दशहरी आम खाया, उसका टेस्ट अलग, क्योंकि उसमें केमिकल्स अलग, और आपने देसी आम खाया, उसका टेस्ट अलग, क्योंकि उसमें खट्टापन अलग, उसके केमिकल अलग। इसका मतलब दोनों आमों में बेटा केमिकल्स, केमिस्ट्री, प्लांट की केमिस्ट्री, प्लांट के केमिकल अलग अलग हैं। इसका मतलब ये दोनों तरीके के जो आम हैं ये अलग अलग किस बात पे है? जीनस में नहीं, स्पीसीज में नहीं, फिर ये किस बात में दोनों अलग अलग हैं? अपने केमिकल की बेसिस पर अलग अलग हैं। एंड दैट्स व्हाई हम लोग इसे बोलेंगे दे आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल्स। उनको उनके केमिकल के बारे में के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। एक इकोलॉजी में एक क्वेश्चन आएगा, रॉल्फिया वोमिटोरिया, रॉल्फिया वोमिटोरिया नाम का एक प्लांट आता है, ये मैं इकोलॉजी में आपको दोबारा पढ़ाऊंगा। और बोलते हैं रॉल्फिया वोमिटोरिया से एक केमिकल निकालेंगे, दैट इज रॉल्फिया वोमिटोरिया से एक केमिकल निकालेंगे। नाउ आई एम मिसिंग दैट नेम ऑफ दैट केमिकल, यस, दैट केमिकल इज एल्कोलाइड। आपको वो मेरा नाम अभी मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूं। और इस एल्कोलॉइड का कंसंट्रेशन याद रखना, कंसंट्रेशन एंड इसकी इसकी एफिशिएंसी रॉयल्फिया वोमिटोरिया के हर एक प्लांट में अलग अलग है। हर प्लांट का जो हर रॉयल्फिया वोमिटोरिया कई प्रकार के प्लांट है, और इन रॉल्फिया वोमिटोरिया से जो अल्कलॉइड निकाला जा रहा है, उस अल्कलॉइड का कंसंट्रेशन हर बार हर प्लांट से अलग अलग है। इसका मतलब सारे रॉल्फिया वोमिटोरिया के जो प्लांट है वो एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग है। बताइए, रॉल्फिया वोमिटोरिया में हर प्लांट का जीनस वही, स्पीसीज भी वही, लेकिन उससे निकाला जाने वाला केमिकल वो हर बार वही कि अलग 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 अलग। और इससे इस तरीके से हम लोग बोल देंगे कि भैया उनके केमिकल अलग अलग हैं, इसीलिए बेटा उनका क्लासिफिकेशन भी अलग अलग है। तो देखिए, काफी काफी मुश्किल में काफी मुश्किल में मैंने आपको टॉपिक पढ़ाने की कोशिश की। व्हाट इज कीमोटैक्सोनॉमी? द टैक्सोनॉमी विच डिपेंड अपॉन द केमिकल, जो केमिकल की फाइटोकेमिकल के बेसिस पे क्लासिफाई की जाए, ऐसी टैक्सोनॉमी का नाम है बेटा कीमोटैक्सोनॉमी। कीमो का मतलब ही होता है बेटा केमिकल, टैक्सोनॉमी का मतलब ही होता है क्लासिफिकेशन। सो 3 पुराने और 3 नए, इस तरीके से आपके पास 6 वे ऑफ क्लासिफिकेशन हुए। और ये 6 वे ऑफ क्लासिफिकेशन किसके हैं बेटा? दे आर रिलेटेड टू द एंजियोस्पर्म। और 6 के नाम एक बार लिख दोगे तो काफी बढ़िया हो जाएगा। नंबर 1 आर्टिफिशियल सिस्टम, नंबर 2 नेचुरल सिस्टम, नंबर 3 phylogenetic system classification, number 4 it is numerical taxonomy, number 5 it is cytotaxonomy, and number 6 it is chemotaxonomy. So your homework is, जब आपका होमवर्क होगा तो उसमें आप एक चार्ट मेंटेन करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे, और उस चार्ट में आप 6 के 6 क्लासिफिकेशन का एक अलग अलग कॉलम बनाएंगे। जैसे यहां पर आप बताएंगे आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक, इसके बाद न्यू सिस्टमैटिक में न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, इसके अलावा साइटो टैक्सोनॉमी, इसके अलावा कीमो टैक्सोनॉमी। और ये 6 के 6 कॉलम पर लिखते वक्त इनकी डेफिनीशन लिखेंगे, सब जगह पर डेफिनीशन लिखेंगे। इसके अलावा हो सके तो साइंटिस्ट लिख दीजिए अगर साइंटिस्ट हैं,
कौन कौन से साइंटिस्ट आर्टिफिशियल में, नेचुरल में, फाइलोजेनेटिक में, न्यूमेरिकल वगैरह में तो साइंटिस्ट के नाम नहीं है। और याद रखना, अगर कोई भी रिमार्क हो, कोई भी स्पेशल बात हो किसी भी क्लासिफिकेशन में, जैसे आर्टिफिशियल का रिमार्क ये होगा कि ये फेल हो गया था या इसमें लिमिटेशन थी क्योंकि बेटा दोनों को इक्वल वेटेज दे दिया गया था, नेचुरल बेटर था। फाइलोजेनेटिक का रिमार्क ये है कि एक ही ग्रुप के लोग एक ही एंसेस्ट्री रखेंगे। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का रिमार्क है कि ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर नोड लेंगे। साइटोटेक्सोनॉमी में सेल स्ट्रक्चर लेंगे। कीमोटेक्सोनॉमी में केमिकल की बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे। तो इस तरीके से ये होमवर्क है आपका। ये होमवर्क करके ये पूरा चार्ट मेंटेन हो जाना चाहिए। अगर ये पूरा चार्ट मेंटेन हो जाएगा तो एक बार में आप सारे के सारे क्लासिफिकेशन को पढ़ पाएंगे। नाउ अगेन वी मूव टू द प्लांट किंगडम इन डिटेल। प्लांट किंगडम की तरफ एक बार फिर से मूव करते हैं, और जब प्लांट किंगडम की तरफ एक बार फिर से मूव करते हैं तो फिर से वो पांचों लोगों के नाम लिखते हैं। चलिए लिखिए मेरे साथ। नंबर 1 इज एल्गी, दैट ऑल एल्गी और मल्टीसेलुलर। इसके अलावा ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म। तो अब प्लांट किंगडम में एक एक करके सबको पढ़ने की कोशिश करते हैं सीक्वेंस वाइज। और अभी हमने क्या कर दिया था वो भी देख लो। हमने कर ये दिया था कि इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट को क्लासिफाई नहीं किया था, हम सीधे फ्लावरिंग प्लांट के क्लासिफिकेशन पे कूद पड़े थे। और जब हम फ्लावरिंग प्लांट के क्लासिफिकेशन में कूद पड़े थे तो हमने फ्लावरिंग प्लांट का क्लासिफिकेशन डिटेल में पढ़ लिया, जिसमें से हमने 6 तरीके पढ़ लिए। वो अभी अभी मैंने आपको लिखा है। आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी। सो फ्लावरिंग प्लांट के क्लासिफिकेशन वी हैव डन। अब हम क्या करेंगे, एक एक प्लांट को, ग्रुप को उठाएंगे और उसे एक एक करके पढ़ते जाएंगे। और इस सीक्वेंस में जो सबसे पहला प्लांट ग्रुप है हमारे पास वो है एल्गी। आप अपनी बुक भी देखेंगे, जब क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे तो हमारे पास जो सबसे पहला प्लांट किंगडम का ग्रुप आता है। प्लांट किंगडम में जो सबसे पहला ग्रुप है पढ़ने के लिए, दैट इज नोन एज एल्गी। तो चलिए हम लोग एल्गी की डिटेल पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग एल्गी पढ़ने की डिटेल करेंगे तो उसे सही ढंग से पढ़ पाएंगे। क्लास में हो? चलिए हटाते हैं। सो प्लांट किंगडम में सबसे पहले एल्गी, और यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एल्गी लिटरल मतलब, इसका रियल लिटरल मतलब है सीवीड, समुद्री खरपतवार, अनवांटेड प्लांट ऑफ द ओशियंस। वीड का मतलब ही होता है खरपतवार, एंड अनवांटेड प्लांट ऑफ द ओशियन। ऑल्दो हम कौन होते हैं वांटेड और अनवांटेड कहने वाले? ओशियन के लिए बड़े वांटेड प्लांट है, फिर भी हम उन्हें वीड बोल रहे हैं। क्यों वांटेड प्लांट है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रोड्यूसर लेवल है, बहुत वांटेड प्लांट है। फिर भी हम लोग पता नहीं क्यों इन्हें सी वीड बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए अनवांटेड हो सकते हैं। समुद्र में पड़े पड़े वहां पर कुछ और काम ऐसा कर सकते हैं जिसलिए हमारे लिए अनवांटेड हो सकते हैं। बट समुद्र इटसेल्फ, ओशियन इटसेल्फ के लिए बड़े ही वांटेड प्लांट है। नाउ व्हाट आर द एल्गी? एल्गी आर द thallus like plant, thallus like plants। अगर आपको मैंने कभी थैलोफाइटा नाम करके पढ़ाया होगा, मैंने थैलोफाइटा टर्म फंजाई में यूज किया था, तो आज दोबारा यूज कर रहा हूं थैलोफाइटा। द ग्रुप ऑफ प्लांट विच लुक लाइक थैलस। और थैलोफाइटा के दो मेन मेंबर हैं, एक है फंजाई
और एक है एल्गी। अब फंजाई को हम एक अलग किंगडम में क्लासिफाई कर चुके हैं, तो वो एक अलग किंगडम में क्लासिफाई हो चुका है। अब आते हैं एल्गी। एल्गी को हमने प्लांट किंगडम के अंडर इसे क्लासिफाई करने की कोशिश की है, लेकिन चाहे एल्गी हो चाहे फंजाई हो, दोनों थैलस लाइक प्लांट है। एंड व्हाट इज थैलस लाइक प्लांट? थैलस लाइक बॉडी इज दैट बॉडी, द प्लांट बॉडी, याद रखना, द प्लांट बॉडी which do not have, जिसके पास क्या क्या नहीं है, डू नॉट हैव रूट, स्टेम एंड लीफ। ऐसी प्लांट बॉडी जिसके पास ना तो रूट है, ना तो स्टेम है, ना तो लीफ है। डू नॉट पे ध्यान रखिएगा, पता चला आप हैव देख लें और मामला बिगड़ जाए। तो एल्गी वो थैलस लाइक ऑर्गेनिज्म है, वो थैलस लाइक बॉडी रखने वाले ऑर्गेनिज्म है। थैलस बॉडी है, थैलोफाइटा के मेंबर हैं जिनके पास रूट, स्टेम, लीफ जैसे स्ट्रक्चर नहीं होते। याद रखना एल्गी के बारे में, दे आर क्लोरोफिलस, क्लोरोफिलस that is green in color and photosynthetic। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि ये अपना फोटोसिंथेसिस खुद कर लेते हैं। तो टीवी चालू नहीं होगा, उसमें टाइमर लगा हुआ है टीवी में। ओके ओके, सो हम लोगों ने बोला कि एल्गी ये सीवीड है, क्लोरोफिलस है, ग्रीन इन कलर है, फोटोसिंथेटिक है। एक ऐसी प्लांट बॉडी है जिसमें ना तो रूट है, ना तो स्टेम है, ना तो लीफ है, ना तो रूट दिख रही, ना तो स्टेम दिख रही, ना तो लीफ दिख रही, बस ये ग्रीन है और फोटोसिंथेटिक है, क्लोरोफिल कंटेनिंग है, थैलस लाइक बॉडी है, थैलोफाइटा के मेंबर है। इतना पढ़ लेने के बाद अगर मैं बोलूं कि अगर ये प्लांट किंगडम को बिलोंग करते हैं तो इनको मल्टी सेलुलर होना चाहिए, इन्हें यूकैरियोटिक होना चाहिए और इन्हें ऑटोट्रॉपिक होना चाहिए, अपना खाना खुद बनाना चाहिए। खैर, ये सब पढ़ने के लिए वी ऑलरेडी डिस्कस्ड 8 पॉइंट सिस्टम। क्या हमने किसी भी ग्रुप को पढ़ने के लिए अपना 8 पॉइंट सिस्टम याद रखा है? अगर हम वो 8 पॉइंट सिस्टम याद रख लें तो वो एल्गी में भी लागू होगा। चलिए एल्गी को रिवाइज करते हैं। पहली बात, एल्गी को सीवीड बोलते हैं, ये थैलस लाइक प्लांट है, ये थैलोफाइटा के मेंबर है। थैलोफाइटा के अदर मेंबर में हमने कभी फंजाई पढ़ा था। थैलस लाइक बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें ना तो रूट हो, ना तो स्टेम हो, ना तो लीफ हो। इनके पास भी रूट, स्टेम, लीफ नहीं होती, ये ग्रीन कलर के होते हैं। याद रखना, ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद एल्गी में 8 पॉइंट सिस्टम है और उस एल्गी के 8 पॉइंट सिस्टम को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगर आप मुझे पढ़ते आ रहे हो और आपने मेरी पुरानी क्लासेस पढ़ी हैं तो इन 8 पॉइंट सिस्टम को आप इग्नोर नहीं कर सकते, जिनमें से पहला पॉइंट है यस, हैबिट एंड हैबिटेट। यानी अगर मैं एल्गी का रहने का जगह बताऊं, व्हाट शुड बी द हैबिट एंड हैबिटेट, तो वो क्या हो सकता है। और मैं हर बार हर बेटा ग्रुप को इन्हीं 8 पॉइंट में डिस्कस करता हूं ताकि आप रटने से बचे। कुछ लोग ऊब जाते हैं कि सर आप फिर चालू हो गए। आप यकीन मानिए, जब आग बंद करके आप फंजाई याद करेंगे तो आपको कुछ याद नहीं आएगा, लेकिन जब 8 पॉइंट में याद करेंगे तो याद आने लगेगा। फंजाई, हैबिट एंड हैबिटेट। इसी तरीके से हैबिट एंड हैबिटेट में याद रखना, एल्गी आर द फिश ऑफ प्लांट किंगडम। एल्गी के बारे में बोला जाता है दे आर द फिश ऑफ प्लांट किंगडम। और जैसे हम लोगों ने पढ़ा है मछली जल की रानी है,
तो हम लोग बोल सकते हैं एल्गी जल की रानी है। तो इनका जो हैबिटेट है वो है एक्वेटिक, ये पानी में रहने वाले प्लांट हैं, और एक्वेटिक में भी ये फ्रेश वाटर में रह सकते हैं। इसके अलावा ये मरीन वाटर में रह सकते हैं। इसके अलावा ये तीसरे तरीके के वाटर जिस दैट इज नोन एज ब्रैकिस वाटर में भी रह सकते हैं। फ्रेश वाटर का मतलब है ये रिवर और पॉन्ड का पानी है, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड एटसेट्रा, जिनका पानी खारा कम होता है। मैरीन वाटर जो है वो सी वाटर होता है, ओशियन का वाटर होता है। और ब्रैकिस वाटर जो होता है वो ईश्वरीज का वाटर होता है, डेल्टा का वाटर होता है। अब कुछ लोग पूछेंगे सर ईश्वरीज क्या होती है? नदियां जब समुद्रों में गिरती हैं तो नदियों और समुद्रों के मिलने वाली जगह का नाम होता है ईश्वरीज। तो ईश्वरीज का जो पानी होता है दैट इज नोन एज ब्रैकिस वाटर। सो ये एक्वेटिक हैबिटेट में रह सकती है। मैंने पहले बोला एल्गी आर द फिश ऑफ प्लांट किंगडम। जैसे जैसे हम बोल सकते हैं मछली जल की रानी है, तो हम बोल सकते हैं एल्गी जल की रानी है। पानी में रहेगा, फ्रेश वाटर में रहेगा, मरीन वाटर में रह सकता है, ब्रैकिस वाटर में रह सकता है। इसके अलावा दे लिव अपॉन द मॉइस्ट स्टोन, ये मॉइस्ट स्टोन में भी रह सकती हैं। आपने देखा होगा कुओं के जो बेटा तो पार्ट होते हैं, कुएं पे पानी भरने गए हो या नलों जहां पर नल लगा हुआ है वहां पर चट्टानों पर काई जम जाती है। काई का मतलब वो मॉइस्ट स्टोन पर एल्गी होती है। मॉइस्ट वुड पे रह सकते हैं। इसके अलावा ये सिम्बायोसिस में रह सकते हैं। अगर सिम्बायोटिक कंडीशन याद हो तो मैंने पढ़ाया था, सिम्बायोसिस में लाइकेन में रहते हैं, ये लाइकेन में ये फंजाई के साथ रहते हैं। इसके अलावा दे लिव अपॉन एपीजोइक कंडीशन। एपी मतलब ऊपर, जोइक मतलब एनिमल, ये एनिमल के ऊपर रह सकते हैं। एपी मतलब ऊपर, जोइक मतलब एनिमल। ये स्लॉथ बियर, ये भालू के ऊपर रह सकते हैं, स्लॉथ बियर। अब अपना पेज नंबर बेटा देख लीजिएगा, जहां पर एल्गी लिखा है स्लॉथ बेयर, पेज नंबर 30 पे देख रखेंगे, वहां पर रह सकते हैं। सो एल्गी काफी एक्वेटिक, जहां पर भी मॉइस्चर होगा वहां पर रह लेगा, क्योंकि बेटा एल्गी जल की रानी है। तो वो कहां कहां रह सकता है उसका एक कारण हैबिट एंड हैबिटेट आपके सामने है। चलिए एक एक करके मिलाते हैं। हैबिट एंड हैबिटेट में एल्गी आर द फेस ऑफ प्लांट किंगडम। एक्वेटिक हैबिटेट में रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, मरीन वाटर में रह सकते हैं, ब्रैकिस वाटर में रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में रिवर में रह सकते हैं, लेक्स में रह सकते हैं एटसेट्रा, यहां रह सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मॉइस्ट स्टोन, मॉइस्ट वुड, सिम्बायोटिक कंडीशन में रह सकते हैं। इसके अलावा एपीजोइक, एनिमल के ऊपर, जोइक मतलब एनिमल, एपी मतलब ऊपर, स्लॉथ बियर की बॉडी में रह सकते हैं, याद रहेगा। एल्गी का हैबिट एंड हैबिटेट के बाद दूसरा पॉइंट है फॉर्म। मैं 8 पॉइंट सिस्टम यूज कर रहा हूं, मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं व्हाट इज 8 पॉइंट सिस्टम। फॉर्म पढ़ते वक्त आप याद रखें, दे मे बी यूनिसेलुलर, एल्गी में बी यूनिसेलुलर like chlorella and Chlamydomonas। पर बच्चों आज भी, कल भी मैंने क्वेश्चन आपसे कराया था कि क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर एल्गी जरूर हैं, लेकिन इन्हें प्लांट किंगडम में जगह नहीं मिलेगी, इन्हें जगह मिलेगी प्रोटिस्टा में। अगर कभी भी यूनिसेलुलर एल्गी आपको मिल रहे, उन्हें प्लांट किंगडम में मत रखिए, उन्हें कहां रखिए? प्रोटिस्टा में। बेटा एल्गी कैन बी मल्टी सेलुलर ऑल्सो, एल्गी मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। और याद रखना, अगर एल्गी मल्टी सेलुलर हैं या यूनिसेलुलर हैं, दे ऑल आर यूकैरियोटिक, ये सब के सब यूकैरियोटिक कंडीशन में ही आपको मिलेंगे। यूकैरियोटिक कंडीशन का मतलब यह है दे हैव वेल फॉर्म न्यूक्लियस।
इनके पास वेल फॉर्म न्यूक्लियस होगा, बीच में एक बड़ा वैक्यूल होगा। और मैंने पढ़ाया था इनका साइटोप्लाज्म पेरीफेरी में होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा। ओके, तो फॉर्म में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, बट ऑलवेज यूकैरियोटिक। यूनिसेलुलर हुआ तो क्लोरेला हो सकता है, क्लमाइडोमोनास हो सकता है, लेकिन बेटा अगर आप यूनिसेलुलर हैं तो आपको प्लांट किंगडम में जगह नहीं मिलेगी। कहां मिलेगी? प्रोटिस्टा में। अब आप मल्टीसेलुलर हो सकते हैं तो प्लांट किंगडम में हो सकते हैं और यूकैरियोटिक कंडीशन में रह सकते हैं। अब फॉर्म के बाद मॉर्फोलॉजी पढ़नी चाहिए, सबको मॉर्फोलॉजी पढ़नी चाहिए। सो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मॉर्फोलॉजी, तीसरा पॉइंट। सो जो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं या मल्टी सेलुलर एल्गी होते हैं, इनकी तीन मेजर बेटा मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन होती है। एक तो बेटा दे कैन फॉर्म कॉलोनी, यानी बहुत सारे एल्गी एक साथ मिलकर के स्लाइम लेयर बना करके कॉलोनी बना सकते हैं। दे में बी लिव इन द कॉलोनियल कंडीशन। या फिर ये फिलामेंट बना सकते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के फिलामेंट बना सकते हैं। दे में बी फिलामेंटस, और दे में हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी। और कॉम्प्लेक्स बॉडी क्या होती है वो मैं आपको बाद में सिखा दूंगा, याद रहे। तो मॉर्फोलॉजी जब भी देखेंगे तो दे में बी ऑफ थ्री टाइप: कॉलोनियल, फिलामेंटस एंड कॉम्प्लेक्स बॉडी। कॉलोनियल वाले एग्जांपल, कॉलोनियल बॉडी का एग्जांपल है वॉलवॉक्स। एक साल पूछा गया है, वॉलवॉक्स इज द एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल एल्गी, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक कॉलोनियल एल्गी। फिलामेंटस एल्गी के दो एग्जांपल आजकल पूछे जा रहे हैं, एक है स्पाइरोगाइरा और एक है यूलोथ्रिक्स। और कॉम्प्लेक्स बॉडी वाले एल्गी के एग्जाम्पल हैं केल्प्स। और ये इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी रखते हैं कि लगभग इनकी 100 मीटर तक इनकी बॉडी लंबी होती है। और कई बार इन्हें बोलते हैं जायंट्स, यानी दैत्याकार, जायंट्स ऑफ एल्गल वर्ल्ड। एल्गी वर्ल्ड के दैत्याकार लोग, जायंट्स ऑफ एल्गल वर्ल्ड। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने एल्गी को 3 पॉइंट में डिस्क्राइब कर लिया। अभी 5 पॉइंट और हैं, टोटल है 8 पॉइंट। हैबिट एंड हैबिटेट, एक्वेटिक में भी, फ्रेश वाटर में भी, मरीन वाटर में भी, ब्रैकिस वाटर। नंबर 2 फॉर्म में भी, यूनिसेलुलर में भी, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर हुए तो कहां पर रहेंगे? बोलिए कहां पर रहेंगे? अगर बेटा यूनिसेलुलर होंगे तो प्रोटिस्टा में रहेंगे। मल्टीसेलुलर हुए तो बेटा उनकी मॉर्फोलॉजी 3 प्रकार की देखो, या तो वो कॉलोनी बना के रहेंगे, वॉलवॉक्स, या तो वो फिलामेंट बना के रहेंगे, यस दैट इज स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स, या तो वो कॉम्प्लेक्स बॉडी बना के रहेंगे, 100 मीटर लंबी बॉडी बना के रहेंगे। और इनके एग्जाम्पल होंगे बेटा कैल्व्स, जिन्हें हम लोग जायंट्स ऑफ एल्गल वर्ल्ड बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी के बाद देयर इज एनाटॉमी। जनरली नॉट रिक्वायर्ड, ज्यादातर समय पर रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन इनके सेलुलर स्ट्रक्चर देखने लायक है। सेलुलर स्ट्रक्चर जरूर देखिए। उनमें से क्या होगा? दे हैव सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द सेल वॉल इज टू लेयर्ड, टू लेयर्ड।
ज्यादातर समय पर सेल वॉल में दो लेयर होती है। वन इज इनर लेयर, always made up of cellulose. Another one is known as outer layer, and it is made up of different chemicals. अलग अलग केमिकल के बनते हैं। सो एल्गा अलग अलग ग्रुप के होते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। हर तरीके के एल्गा में अलग अलग तरीके की आउटर लेयर होती है, लेकिन इनर लेयर ऑलमोस्ट हर बार सेलुलोज की होती है। याद रखना, they have the large central vacuole most of the time, not always, large central vacuole. And they have the peripheral cytoplasm. Sometimes this peripheral cytoplasm is known as primordial utricle. ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं आपको। जो इनका peripheral cytoplasm, it is known as primordial utricle, and they have well formed nucleus. और एक स्ट्रक्चर मैं बार बार हाथ जोड़ के चाहे तो बोल दूं, इतना पढ़ लेने के बाद एक स्ट्रक्चर और इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा आपको पढ़ना चाहिए, इट इज क्लोरोप्लास्ट। बिकॉज दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, एनाटॉमी जनरली नॉट रिक्वायर्ड बट सेलुलर स्ट्रक्चर शुड बी स्टडीड। लेकिन हमें सेलुलर स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। अगर हम सेलुलर स्ट्रक्चर सही ढंग से पढ़ गए तो एल्गी को डिफाइन करना, अलग अलग प्रकार की क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, अलग अलग प्रकार की एल्गी को डिफाइन करना थोड़ा आसान हो जाए अगर हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ गए तो चलो भाई, तो चौथा पॉइंट था एनाटॉमी। हमें 8 पॉइंट में 4 पॉइंट कर लिए। एनाटॉमी जनरली नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन इनके सेलुलर स्ट्रक्चर जरूर पढ़ने चाहिए, जिसमें से सेल वॉल की 2 लेयर है। सेल वॉल तो नहीं है, सेल वॉल की लेयर 2 है, एक इनर लेयर और दूसरी आउटर लेयर। जो इनर लेयर है वो हमेशा सेलुलोज की बनी होगी, आउटर लेयर डिफरेंट में डिफरेंट तरीके की बनी होगी। इनमें बड़ा सा वैक्यूल होगा, प्रिमॉर्डियल यूट्रिकल होगा, न्यूक्लियस वेल फॉर्म होगा, याद रखना। और क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो बड़ा एक स्पेशल ऑर्गेनल होगा जिसमें क्लोरोफिल होगी। ओके, नाउ द एल्गी का 5th पॉइंट, एल्गी का जो 5वां पॉइंट है, इट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। याद रखना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे आर ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक है, विशुद्ध रूप से ऑटोट्रॉपिक है, बिकॉज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, वो भी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ओके। और ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का एक सिंपल फॉर्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, it will form C6H12O6 and oxygen will remove in presence of sunlight and chlorophyll. याद रखना, इसका मतलब है एल्गी में क्लोरोफिल बहुत ही स्पेशल पिगमेंट्स हैं, तो अलग अलग तरीके के क्लोरोफिल रखते हैं। सम हैव क्लोरोफिल ए, सम हैव क्लोरोफिल बी, सम हैव क्लोरोफिल सी, सम हैव क्लोरोफिल डी। 4 तरीके की क्लोरोफिल है जो अलग अलग ग्रुप में हो सकते हैं। प्लस दे हैव एसेसरी पिगमेंट ऑल्सो, इनके मेंबर एसेसरी पिगमेंट्स भी रखते हैं। और एक और बात है, खाना बना तो लेते हैं,
साथ में ये स्टोरेज फूड मटेरियल को भी अपने साथ रखते हैं, यानी अलग अलग तरीके का स्टोरेज मटेरियल भी अपने साथ रखते हैं। और याद रखना, एल्गी का क्लासिफिकेशन उनके क्लोरोफिल, उनके एसेसरी पिगमेंट और उनके स्टोरेज फूड मटेरियल की बेसिस पे किया गया। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, अलग अलग एल्गी का क्लासिफिकेशन उनके क्लोरोफिल, उनके एसेसरी पिगमेंट और उनके स्टोरेज मटेरियल की तरह से किया गया। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको ये याद रखना है, हर एल्गी ऑटोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेसिस करता है, और वो भी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन निकलती है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल होनी चाहिए, चारों तरीके की क्लोरोफिल इनमें पाई जाती है, क्लोरोफिल ए बी सी डी। इसके अलावा इनमें एसेसरी पिगमेंट पाए जाते हैं। खाना बनाने के साथ साथ ये फूड का स्टोरेज भी करते हैं, और उस स्टोरेज फूड मटेरियल के बेसिस पर, पिगमेंट की बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। ओके, नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद जो छठा पॉइंट आता है, इट इज नोन एज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए, मैं 8 पॉइंट स्कीम हर जगह फॉलो कर रहा हूं, कई बार आप इससे बोर हो जाते हैं, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। पढ़ाई आसान चीज नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा, और इससे अच्छे तरीके नहीं हो सकते कि हैपेजर्ड चीज को 8 पॉइंट में लर्न कर लिया जाए। आप इससे भी ज्यादा अच्छा तरीका चाहते हो तो मे भी कुछ मिल जाए, आई डोंट नो, लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं होगा। सो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में मैंने पहले ही पढ़ाया था कि कोई भी दुनिया का रिप्रोडक्शन करने वाला ऑर्गेनिज्म वो 3 तरीके का रिप्रोडक्शन कर सकता है। वन इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सौभाग्य से कहिए, मैं ये सारे रिप्रोडक्शन ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूं, इन केस ऑफ फंजाई, इन केस ऑफ बैक्टीरिया। दूसरे तरीके के रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरे तरीके का रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो बेटा, एल्गी 3 तरीके का रिप्रोडक्शन करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जनरली एल्गी फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस करते हैं, फ्रेगमेंटेशन। अब ये मत पूछना कि सर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, इसका मतलब आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस नहीं की। तो सबसे पहले प्रीवियस क्लासेस करिए, वहां पर मैंने बता रखा है। इसको मैंने हिंदी में भी डिफाइन किया था, कायिक प्रजनन। और तब मैंने बोला था कायिक में काया, काया मतलब बॉडी। जब बॉडी पार्ट ही रिप्रोडक्शन करने लगे, बॉडी टूट कर ही रिप्रोडक्शन करने लगे, दैट इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यानी एल्गी का थैलस टूट जाए, फ्रेगमेंट, और वही फ्रेगमेंट पूरी एल्गी को बना दे, इट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। मोस्ट कॉमन, the most common way of the reproduction, vegetative reproduction in algae. इसके अलावा asexual reproduction में they will form the spores, and as we all know the spore form in sporangia. याद रखना, स्पोरेंजिया में बनने वाले स्पोर, अगर बेटा मोटाइल स्पोर है, ध्यान सुनना, इट इज नोन एज जू स्पोर, जो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। और अगर बेटा नॉन मोटाइल स्पोर है, इट इज ए प्लानो स्पोर। जू स्पोर बनाने वाली स्पोरेंजिया इज नोन एज जू स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया भी 2 प्रकार की, जू स्पोर बनाने वाली स्पोरेंजिया इज नोन एज जू स्पोरेंजिया, ए प्लानो स्पोर बनाने वाली ए प्लानो स्पोरेंजिया। याद रखना,
कोनिडिया बनाना इनका काम नहीं है, कोनिडिया बनाना फंजाई का काम था। मैंने उस समय पर भी बताया था आपको, ये लोग जू स्पोर बनाते हैं, दे आर नोन एज मोटाइल स्पोर, और ये नॉन मोटाइल स्पोर भी बनाते हैं, दोज आर नोन एज ए प्लानोस्पोर्स। इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये 3 बातें आप सबको याद रखनी है। पहली बात, यहां पर एक मेल होता है और एक फीमेल थैलस होता है, यानी ये बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन करते हैं, मेल और फीमेल। इसके अलावा ये गैमीट फॉर्म करते हैं, और गैमीट फॉर्मेशन के अलावा इनका फर्टिलाइजेशन भी होता है। गैमीट फॉर्मेशन एंड गैमीट फर्टिलाइजेशन भी होता है। इनमें से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है थोड़ा डिटेल में और पढ़ने लायक है, बाकी चीजें मैं हटा रहा हूं, रिवाइज करते हुए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अलग से पढ़ा दूंगा। सो एल्गी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर ऑफ 3 टाइप। नंबर 1 इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी फ्रेगमेंटेशन। दूसरा तरीके का रिप्रोडक्शन है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एल्गी स्पोर बनाते हैं। मोटाइल वाले स्पोर का नाम जू स्पोर, नॉन मोटाइल वाले स्पोर का नाम ए प्लानोस्पोर। बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये गैमीट बनाते हैं और गैमीट का फर्टिलाइजेशन करते हैं। याद रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते वक्त दे परफॉर्म सिंगैमी। इसका डिटेल पोर्शन मैं फंगस के केस में डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन मैं एक बार और डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। When there is 2 gamete, 1 gamete, another 1 gamete, जब 2 गैमीट आमने सामने आए, ध्यान से देखिए, तो इन गैमीट में आपको 2 चीजें मिलेंगी। एक तो मिलेगा साइटोप्लाज्म, और दूसरा मिलेगा न्यूक्लियस। अब होगा ये कि ये मेल में से एक गैमीट होगा, एक फीमेल गैमीट होगा, और ये दोनों गैमीट फ्यूज करने की कोशिश करेंगे। सो व्हेन दे ट्राई टू फ्यूज इटसेल्फ, तो दोनों गैमीट का साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा, दैट इज नोन एज प्लाज्मोगैमी। इसके अलावा दोनों गैमीट के न्यूक्लियस भी फ्यूज होंगे, दैट इज नोन एज कैरियोगैमी। अगर प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी साथ साथ हो जाए तो बेटा इस प्रोसेस को बोलेंगे सिंगैमी। फिर से सुन लो, when plasmogamy and karyogamy takes place simultaneously, this is known as syngamy। एक और बात, मेल गैमिट हैप्लॉइड, फीमेल गैमिट हैप्लॉइड, लेकिन सिंगैमी के बाद एक प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे जाइगोट, और जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉयड 2n। तो याद रखना, एल्गी सिंगैमी करते हैं, और वहीं मैंने फंगस की आदत बताई थी, अगर आप भूले नहीं हो तो मैंने बताया था फंगस सिंगैमी नहीं करते, मतलब वो पहले प्लाज्मोगैमी कर लेते हैं और कैरियोगैमी तुरंत नहीं करते, ये फंगस की आदत थी। लेकिन एल्गी प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी साथ साथ करते हैं, और साथ साथ करके सिंगैमी करते हैं, और सिंगैमी करने के बाद जाइगोट बनाते हैं। फिर जाइगोट में होती है मियोसिस, वो और बात है, वो बाद की बात है, वो मैं बाद में बढ़ाऊंगा। ओके, अभी देखो ये सिंगैमी 3 प्रकार की हो सकती है, 3 प्रकार की। देखो यहां पर मैं मेल बना रहा हूं, यहां पर मैं फीमेल बना रहा हूं, और मैं सिंगैमी को मेनली 3 प्रकार का डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। जब मेल गैमीट मोटाइल और फीमेल गैमीट भी मोटाइल हो, और दोनों में से दोनों की मॉर्फोलॉजी बिल्कुल एक जैसी हो,
जैसा मेल गैमीट वैसा फीमेल गैमीट, और तब सिंगैमी होकर के जाइगोट बने, इस कंडीशन को बोलते हैं आइसोगैमस। आइसोगैमस फर्टिलाइजेशन और आइसोगैमस सिंगैमी। वाई नोन एज आइसोगैमस? आइसो का मतलब ही होता है सेम टाइप ऑफ गैमीट, सेम मॉर्फोलॉजी ऑफ गैमीट। यानी जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट की मॉर्फोलॉजी एक जैसी हो और उनका फ्यूजन हो जाए, आइसोगैमस। देखा, इसके पास भी फ्लैजला, इसके पास भी फ्लैजला, जितना बड़ा मेल गैमीट उतना ही बड़ा फीमेल गैमीट, कंडीशन आइसोगैमस। आइसोगैमस में ये मोटाइल कंडीशन है और इनके एग्जाम्पल हैं यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स। आइसोगैमस के एग्जाम्पल हैं बेटा यूलोथ्रिक्स। ओके, नाउ मेल गैमीट जितना बड़ा, फीमेल गैमीट भी उतना ही बड़ा। देखो फिर से बता रहा हूं, ये मेल गैमीट, ये फीमेल गैमीट, बट दोनों नॉन मोटाइल, और अब दोनों फ्यूज हुए, ये भी कंडीशन है आइसोगैमस। पर बताइए ऊपर वाले आइसोगैमस से ये किस तरीके से अलग है? ये आइसोगैमस मोटाइल गैमीट की वजह से था या फिर फ्लैजलेटेड गैमीट की वजह से था? और ये वाला आइसोगैमस नॉन फ्लैजलेटेड गैमीट की वजह से। जब दोनों नॉन फ्लैजलेटेड है तब भी आइसो है, यस। जितना बड़ा ये, जितना बड़ा ये नॉन फ्लैजला तो ये नॉन फ्लैजला, यानी दोनों गैमीट आइसो होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। ये भी आइसोगैमस बट मोटाइल, ये भी आइसोगैमेट बट नॉन मोटाइल। इस कंडीशन के एग्जाम्पल को बोलेंगे स्पाइरोगाइरा। आप नई बुक फॉलो करिएगा, नई बुक में एग्जाम्पल बदल दिए गए हैं, जो मैं लिख रहा हूं वही एग्जाम्पल है। सो isogamous syngamy can be of two type, motile and non-motile. Motile isogamous के एग्जाम्पल हैं यूलोथ्रिक्स, ओके। नॉन मोटाइल आइसोगैमस के एग्जाम्पल हैं स्पाइरोगायरा। चलिए अब ये पोर्शन हटा दे रहा हूं कि सिंगैमी क्या होती है। आपको याद है, व्हेन प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, जब प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी साथ साथ होने लगे तब सिंगैमी कहलाती है। ओके, नाउ कंडीशन नंबर 1 सिंगैमी। सिंगैमी में ए पोर्शन इज सिंगैमी में आइसोगैमस मोटाइल और बी आइसोगैमस नॉन मोटाइल। नाउ क्वेश्चन से कंडीशन नंबर 2, द फीमेल मेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल, फीमेल गैमेट इज लार्जर एंड मोटाइल। सी, दोनों मोटाइल तो हैं लेकिन दोनों का साइज एक जैसा नहीं है। अब इन दोनों का फ्यूजन हो जाए और जाइगोट बने, इट इज एन आइसोगैमस सिंगैमी, एन आइसोगैमस। दोनों मोटाइल हैं पर एक छोटा है और एक बड़ा है। इनका एग्जाम्पल नई बुक में दिया गया है यूडोरिना। यूडोरिना नाम का एल्गी है, आप वही लर्न कर लीजिएगा, यूडोरिना। वैसे पुरानी किताबों में क्लेमाइडोमोनास भी दिया, फिर से बोल रहा हूं क्लेमाइडोमोनास भी दिया। सम स्पीसीज आर आइसोगैमस, सम स्पीसीज आर एनाइसोगैमस ऑफ क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज आइसोगैमस मोटाइल होती है। फिर से क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज आइसोगैमस मोटाइल होती हैं, कुछ एनाइसोगैमस मोटाइल होती है। लेकिन नई किताब में बदल दिया गया क्योंकि क्लेमाइडोमोनास को प्लांट किंगडम से हटा करके प्रोटिस्टा में रखा गया, इसलिए आइसोगैमस में यूलोथ्रिक्स दिया गया मोटाइल वाले में, आइसोगैमस नॉन मोटाइल में स्पाइरोगायरा दिया गया, और एनाइसोगैमस में उन्होंने यूडोरिना दिया। नाउ थर्ड पोर्शन, व्हेन द मेल गैमीट इज मोटाइल एंड स्मॉल, ध्यान सुनना, मेल गैमेट इज मोटाइल एंड स्मॉल एंड फीमेल गैमेट इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल।
याद रखना, एक गैमीट मोटाइल है, दूसरा नॉन मोटाइल है, और जब इनका फ्यूजन हो जाए, दिस कंडीशन इज नोन एज oogamous। oogamous, इनके एग्जाम्पल हैं फ्यूकस एंड वॉल्वॉक्स। अब एक बात कि ये फर्टिलाइजेशन है, ये भी फर्टिलाइजेशन है, ये भी फर्टिलाइजेशन है, ये भी फर्टिलाइजेशन है, ये भी फर्टिलाइजेशन है, ऑल ऑफ देम आर सिंगेमी। सिंगेमी इज नथिंग बट फर्टिलाइजेशन। Most of the algae fertilization is external. External in water. Not always, most of the time. Most of the time. Except, exception सुनना, Spirogyra may be internal fertilization. An oogamous variety may also have internal fertilization. ज्यादातर समय पर एल्गी का जो फर्टिलाइजेशन है, एल्गी अपना फर्टिलाइजेशन कहां पर करते हैं? एल्गी दे परफॉर्म देयर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इन वाटर, पानी में अपना फर्टिलाइजेशन करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, एक्सेप्ट इन स्पाइरोगायरा जो कि इंटरनल है, या फिर oogamous वैरायटी। ये वैरायटी oogamous जितनी भी वैरायटीज होती हैं वो oogoनियम के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन करती हैं, अपने गैमीट को मिलने की जगह पानी रख करके अपनी oogoनियम रखती है। तो चलिए, सिंगेमी तीन प्रकार की। पहला आइसोगैमस मोटाइल जिसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, दूसरा आइसोगैमस नॉन मोटाइल जिसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा, तीसरा एनाइसोगैमस एग्जाम्पल है यूडोरिना, फिर इसके बाद oogamous जिसका एग्जाम्पल है फ्यूकस एंड वॉल्वॉक्स। अच्छा, आपने क्या क्या सीखा वो मैं आपको बता दूं। आपने हैबिट एंड हैबिटेट सीखा, आपने फॉर्म सीखा, आपने मॉर्फोलॉजी सीखी, एनाटॉमी में सेलुलर स्ट्रक्चर सीखे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन सीखा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सीखा। अब आपको एल्गी में दो और बातें सीखनी चाहिए। इनमें से एक है बेटा, याद रखना, पॉइंट नंबर 7 है, दैट इज इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। और 8वां पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। ये दोनों मैं बातें बताऊंगा, लेकिन आप लोग एक काम जरूर कर लीजिएगा, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उस होमवर्क को जरूर करिएगा, दैट इज चार्ट। और चार्टिंग मैंने बताने की आपको कोशिश थी, क्लासिफिकेशन के चार्ट पूरा बना लीजिएगा। और आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं। इसके बाद की क्लास को हम लोग फिर मिलेंगे, कभी कल के दिन फिर से मिलेंगे और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। सो टेक केयर, गुड लक एंड बाय बाय।